रख हौसले वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ फिर इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं 2 अंक स्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में हर वक्त पूछे जाते हैं। इससे हम प्रश्न में 13 प्रश्न हैं जिसमें 8 प्रश्नों का जवाब देना था। उस सभी प्रश्नों को आज हम हल करके बताते हैं। चलिए हम लोग आज देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, कूलाम के नियम के 2 सीमाएं एवं महत्व। कूलाम के नियम की 2 सीमाएं का मतलब समझना है हानि, यानी कूलाम के नियम है जो किस स्थिति में कार्य नहीं करता है। महत्व का मतलब कूलाम के नियम है जो की मदद से हम क्या चीज़ ज्ञात कर सकते हैं, क्या जानते हैं। तो चलिए हम लोग आज देख लेते हैं। पहला है कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं, पहला है कि यह सिर्फ बिंदु आवेश के लिए कार्यरत है। लेकिन कूलाम का नियम है जो छोटा आवेश के लिए कार्य करता है, बहुत छोटा बिंदु आवेश के लिए कार्य करता है, ये बड़े आवेश के लिए कार्य नहीं करता है। जैसे सेकंड में हम लोग जानते हैं, यह सिर्फ वैसे आवेश के लिए कार्य करता है जो विरामावस्था में हो, यानी कि विरामावस्था के लिए केवल कार्य करता है। हम लोग अब आगे जानते हैं, यह आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। आवेश के क्वांटमीकरण का मतलब होता है आवेश के जब कोई 2 पिंड को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के दरमियान में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उस पिंड के अंदर कुल आवेश के मान को निकालने के लिए एक हम लोग कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसे हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार किसी पदार्थ का कुल आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे हम लोग लिखें साफ साफ शब्दों में कि आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार जब 2 पिंड को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो पिंड में उपस्थित कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉनिक आवेश के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। हम लोग यहाँ पर एक बात जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन आवेश का परिमाण। जैसे परिमाण का मतलब होता है, हम लोग जब इसे मोड में लगा देते हैं तो हम लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश पढ़ते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश के परिमाण 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम को इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। इसे कोई हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को बताने के आगे बढ़ने के पहले बता दें कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। टोटल ये जो प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म, इससे आप लोग को 2 से 3 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चलिए हम आप लोग को आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग को कहता है प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है। इसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्रेरण का मतलब होता है कि प्रेरित करना, लेकिन जब एक अनावेशित वस्तु, अनावेशित का मतलब समझना है उदासीन, एक आवेशित वस्तु यानी कि चार्जेबल वस्तु, जब अनावेशित वस्तु और आवेशित वस्तु को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु है जो आवेशित वस्तु से प्रेरित होकर आवेशित हो जाता है। इस घटना को हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन में देख लेते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है। जैसे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब एक अनावेशित वस्तु एवं एक आवेशित वस्तु को, जब एक अनावेशित वस्तु और एक आवेशित वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु धीरे धीरे आवेशित हो जाता है। अनावेशित वस्तु जो धीरे धीरे आवेशित हो जाता है, इस विधि द्वारा अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की विधि प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। यानी कि हम लोग ये जान लेते हैं साफ साफ शब्दों में कि जब हम लोग अनावेशित वस्तु को यानी उदासीन वस्तु को एक आवेशित वस्तु के साथ संपर्क में लाते हैं, यानी एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु धीरे धीरे आवेशित हो जाता है। वस्तु प्रेरित होकर आवेशित जब हो जाता है तो इस विधि को हम लोग कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब किसी वस्तु पर -2 कूलाम के ऋणावेश प्राप्त करने में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होती है। यानी कि इसका साफ साफ शब्दों में हम लोग जानेंगे। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि जैसे क्वेश्चन आता है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से इसमें पूछा गया है -2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन जरा कुछ घुमाया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर -2 कूलाम, यानी किसी वस्तु पर -2 कूलाम के ऋण आवेश प्राप्त करने में कितनी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करनी होगी।
तो हम लोग जब यहाँ चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग जानते हैं क्यू बराबर हम लोग को चार्ज दे दिया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करनी होगी, नहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब हम लोग पढ़े हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आवेश के क्वांटमीकरण से कि जब हमें चार्ज मालूम रहे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना हो, और हम लोग क्वांटमीकरण से जानते हैं क्यू बराबर एन ई होता है, तो क्यू बराबर एन ई के कंसेप्ट से तो क्यू बराबर एन ई, क्यू आप लोग को जब एन हमको निकालना होता है तो ई आपका मल्टीपल में है, तो इधर आप लोग डिवाइड में चल जाएगा। ये जो की देख रहे इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, वहाँ पर हम आप लोग को बताए थे इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान समझना है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश में होता है क्या कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये पॉजिटिव में रहता है तब हम लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोलते हैं, लेकिन यदि नेगेटिव रहता है तो केवल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को भले इसे लोग हल्का समझते हों, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि आवेश के गुण बोर्ड एग्जाम में हर वक्त आता है, एक साल गैप करके ज़रूर आता है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको बहुत से क्वेश्चन वैसे आएंगे जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पक्का श्योर आएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आवेश के किन्हीं दो गुण। पहला गुण हम लोग देख लेते हैं। पहला इसमें लिखा हुआ है आवेश में यह दो प्रकार के होते हैं, ये भी एक प्रकार का गुण है आवेश का, लोग इसे गुण ना समझकर छोड़ देते हैं। यह एक अदिश राशि, ये भी आपका गुण होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, दो समान आवेश के बीच विकर्षण या प्रतिकर्षण बल। विकर्षण या प्रतिकर्षण का मतलब समझना है, जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो दोनों है जो एक दूसरे को विकर्षित करता है, एक दूसरे को धकेलता है, रिपेल करता है। लेकिन असमान आवेश, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज जब होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आकर्षण बल। अब हम लोग जानते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक एवं विमा। तो अपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक एवं विमा नहीं होता है। अपेक्षिक विद्युतशीलता का एक कंसेप्ट होता है जिसे हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन आर बराबर ई बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो है जो देख रहे हैं ये दो समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है। जब दो समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है तो ऊपर वाला भौतिकी रेशियो नीचे वाला भौतिकी रेशियो डिलीट हो जाता है। डिलीट होने के बाद इसका कोई भी डायमेंशन और कोई भी मात्रक होता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसका रिजल्ट लिखते हैं कि अपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है, यानी कि ये बीमाहीन राशि है और मात्रकहीन राशि है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं अध्यारोपण के सिद्धांतों को लिखें। कहा जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब होता है, हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े थे कि जैसे बहुल आवेशों के बीच बल में हम क्या पढ़े थे, किसी एक आवेश है, इस आवेश पर बहुत सारे आवेश द्वारा जब बल लगाया जाता है, जैसे इसके द्वारा एक F1 बल कार्य करता है, इसके द्वारा F2 बल कार्य करता है, इसी प्रकार जब बहुत से आवेश होते हैं और किसी एक आवेश पर बहुत से आवेश जब बल लगाते हैं तो आरोपित बल के मान को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक आवेश पर जो बल लगता है तो अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योगफल के बराबर होता है। यही पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए परिणामी बल का मान अन्य सभी आवेशों द्वारा आरोपित बल का सदिश योगफल के बराबर होता है। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा था विद्युत क्षेत्र क्या है। एग्जाम में आप लोग को एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये आते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है, इसके आधार पर आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र हर कोई कण है जो अपने चारों ओर एक एरिया बनाता है। जैसे कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के चारों ओर एक एरिया होता है कि उस एरिया के चारों ओर कोई व्यक्ति अगर घूमता है, अगर कोई व्यक्ति उसके चारों ओर एक्शन करता है तो वो व्यक्ति उसके प्रति एक्शन कर सकता है। तो जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है। तो जो हम लोग देख रहे हैं आवेश के चारों ओर उपस्थित, देखिए आवेश के चारों ओर उपस्थित वैसा प्रभाव जिसके कारण कोई दूसरा आवेश आने पर इस पर चाहे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो आप लोग साफ साफ शब्दों में समझ जाइए कि आप लोग से पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो आवेश के चारों ओर उपस्थित वैसा प्रभाव जिसके कारण अन्य आवेश पर बल कार्य करता है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र।
इसके आधार पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग एक को कहते हैं स्रोत आवेश और एक को कहते हैं परीक्षण आवेश। एक को कहा गया है स्रोत आवेश और एक को कहा गया है परीक्षण आवेश। स्रोत आवेश क्या होता है और परीक्षण आवेश क्या होता है, हम लोग जरा देख लेते हैं स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश की बात। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्रोत आवेश। यदि विद्युत क्षेत्र का पता लगाता है चारों तरफ घूमकर, जैसे हम लोग देख लेते हैं, ये विद्युत क्षेत्र का जब पता लगाता है कि विद्युत क्षेत्र है कि नहीं, तो हम लोग जो इसे देख रहे हैं चार्ज को, ये Q2 चार्ज हो गया, ये Q1 चार्ज हो गया। Q1 चार्ज को हम लोग स्रोत आवेश कहेंगे, Q2 चार्ज को हम लोग परीक्षण आवेश कहेंगे। परीक्षण आवेश का कार्य है कि विद्युत क्षेत्र का पता लगाना, यानी कि इसके चारों तरफ जब मूव करता है, घूमता है, तो देखा जाता है कि अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है कि नहीं। ये सब बल को हम लोग देखते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी आधार पर बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र के आधार पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है स्रोत आवेश और एक को कहा जाता है परीक्षण आवेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसके गुणों को लिखें। तो हम लोग जो देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं में कहा था वैसी काल्पनिक अथवा वक्र रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत काल्पनिक बल रेखाएं कहा जाता है। जैसे देखिए, हम लोग एक आप लोग को लेकर चलते हैं, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका निगेटिव चार्ज है। जैसे हम एक निगेटिव चार्ज ले लेते हैं, निगेटिव चार्ज, तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकलता है, निगेटिव पर चला जाता है, पॉजिटिव से चलता है, निगेटिव पर चला जाता है। सॉरी, ये जो चार्ज देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग निगेटिव चार्ज देंगे, पॉजिटिव से चलता है, निगेटिव की ओर चला जाता है। इसका डायरेक्शन इस प्रकार से होता है। तो आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये बंद पथ का निर्माण नहीं करता है और एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्योंकि बंद पथ का निर्माण इसलिए नहीं करता है क्योंकि पॉजिटिव से आता है, निगेटिव पर आकर खत्म हो जाता है। जब ये निगेटिव से पुनः जब रिटर्निंग होता, तब ये बंद पथ का निर्माण करता, लेकिन पॉजिटिव से चलकर निगेटिव पर खत्म हो जाता है, इसलिए बंद पथ का निर्माण नहीं करता है। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि यह कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब हम लोग चल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। कहा जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है इकाई धन आवेश पर। पहले हम लोग समझ लेते हैं, जैसे हम लोग देखिए 1/, पॉजिटिव जो Q होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई धन आवेश। इकाई धन आवेश पर जो बल लगता है, इस बल को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि इकाई धन आवेश पर, यहाँ लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। जैसे हम लोग इसको एक डिटेल से समझते हैं, जैसे अभी आप लोग को बताएं कि एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की ओर आप लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर आपका 1/Q को हम लोग बोलते हैं इकाई परीक्षण आवेश। इकाई परीक्षण आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश को पर लगने वाला बल, यानी कि इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स लगाएगा, तो इकाई धन आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम लोग इस प्रकार से कंसेप्ट में लिखते हैं। जैसे देखिए, वेक्टर E बराबर हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर Q बाई, सॉरी, हम लोग लिखते हैं F बराबर, सॉरी, मॉड वेक्टर E बराबर F बाई मॉड Q। अब इसका पूछेगा SI यूनिट क्या होता है। इसका E का SI, F का SI यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलाम, तो हम लोग इसे बोलते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। जब ये नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर चला जाता है, तो हम लोग इसके पावर में माइनस लगा देते हैं, तब हम लोग इसे बोलते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। इसी को कहा जाता है SI यूनिट। हम लोग इसको अब डायमेंशन जानते हैं। डायमेंशन में इसको जानने के पहले हम लोग ये अच्छा तरीके से जान लेंगे कि इसका SI यूनिट क्या होता है। SI यूनिट की मदद से हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। जैसे न्यूटन प्रति कूलाम जो देख रहे हैं, न्यूटन का डायमेंशन होता है ML T के पावर -2। इसी प्रकार C का होता है AT, A और T, लेकिन हम लोग यहाँ निगेटिव देख रहे हैं, इस पर निगेटिव लगा दे रहे हैं, इस पर भी निगेटिव लगा दे रहे हैं। तो
हम लोग पढ़े हैं बेसिक कंसेप्ट में, जब आप लोग को बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो निगेटिव एंड निगेटिव टी के पावर -3 हो जाएगा, ए के पावर -1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, इसका जो डायमेंशन है एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं हर वक्त, अगर आप क्वेश्चन बैंक उसको उठाकर देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं किसको? तो कहा जाता है किसी सतह के लंबवत, जैसे कोई प्लेन है, इसके लंबवत जब विद्युत बल रेखाएं गुजरती है तो किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, जिसे प्रायः हम लोग फाई द्वारा सूचित करते हैं। इसका कंसेप्ट होता है फाई बराबर, जैसे हम लोग लिखते हैं फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। कॉस थीटा हम लोग फाई बराबर ई एस कॉस थीटा जो देख रहे हैं, ई का डायमेंशन अभी तुरंत हम जाने एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। तो हम लोग जब जो जान रहे हैं एम एल, देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े अभी एम एल टी के पावर -3 और ए के पावर -1, उसी में यदि एस से गुना कर देते हैं एरिया से तो हो जाता है एल स्क्वायर। एल स्क्वायर यहाँ पर L1 है, यहाँ एल स्क्वायर जुट के एम एल क्यू टी के पावर -3 ए के पावर -1 हो जाता है। चलिए हम इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं। जैसे हम लोग लिखें फाई बराबर ई एस, हम लोग फाई बराबर ई एस लिख दिए कॉस थीटा। चूँकि हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का डायमेंशन होता नहीं है, इसलिए इसको हटा देते हैं। इसका जो वैसा मात्रक होता है बेबर होता है, बेबर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसका डायमेंशन क्यों चलते हैं, इसका डायमेंशन अभी तुरंत हम लोग जाने एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1, लेकिन एस आ गया, एस का हम लोग जानते हैं एल स्क्वायर। एक एल स्क्वायर ए हो जाता है, एल ए हो जाता है L1, तो 2 और 1 तो 3 हो जाता है, तो एम एल क्यू टी के पावर -3 ए के पावर -1। वही वाला कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को एम एल क्यू टी के पावर -3 ए के पावर -1। हम लोग चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश, जैसे हम लोग देखते हैं एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश, यानी ये यदि एक कूलम ए रहेगा तो ये भी एक कूलम रहेगा, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, ये निगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा। जब ये दोनों बहुत कम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं तब हम लोग इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहीं पर हम लोग यहाँ पर लिखे हैं क्या थी कि जब हम लोग यहाँ लिखे हैं दो बराबर एवं विपरीत आवेश बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो तब इसे कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। हम लोग अब चलते हैं गॉस का नियम, जो एग्जाम में आते रहता है। कहा जाता है गॉस के नियम क्या है? गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद सतह का विद्युत फ्लक्स सतह के अंदर स्थित कुल आवेश के मान का 1/ε0 के पूर्ण गुणज होता है। जैसे हम लोग देखते हैं एक आपका कोई क्लोज सरफेस ले लिया जाता है, जैसे कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर आपका चार्ज मान लिया जाए क्यू है, इसके अंदर अगर आपका कुल फ्लक्स पूछा जाएगा तो फ्लक्स का मान होता है फाई = Q/ε0। इसी को हम लोग बोलते हैं गॉस का नियम। गॉस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। गॉस का पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इस क्वेश्चन का पीडीएफ है जो एक पीडीएफ का लिंक बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। इसको आप लोग डाउनलोड करके अपना निकाल सकते हैं जेरॉक्स।